हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आयतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम कुछ उदाहरणों की सहायता से जो दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म हैं उनको अनुपातों के संबंध के आधार पर ग्राफीय और बीजगणितीय निरूपण में उन्हें किस प्रकार के हल प्राप्त होते हैं, इसके बीच क्या संबंध है उसको हम देखते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं, x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। ये दिया गया है। अब x का जो कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन है उसका x का जो कोएफिशिएंट है उसे हम a1 मानते हैं, लेते हैं, और y जो है y का जो कोएफिशिएंट है उसको हम b1 और कांस्टेंट टर्म दी हो तो उसको हम c1 लेते हैं। ये किस प्रकार लेते हैं ये हम देखते हैं। जनरल जो लीनियर पेयर इक्वेशन हमारे पास है इस प्रकार हम लेते हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। पहली इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट होता है वो a1, y का कोएफिशिएंट b1 और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c1। दूसरी इक्वेशन के अंदर x का जो कोएफिशिएंट है वो a2, y का कोएफिशिएंट b2 और कांस्टेंट टर्म को हम c2 लेते हैं। a1/a2, b1/b2, c1/c2 जो इन दोनों जो इक्वेशंस हैं इनके वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स का अनुपात और कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो है वो होता है। तो पहला एग्जांपल है, इसमें a1 क्या है 1, a2 क्या है हमारे पास 3, तो 1/3। b1/b2 अब देखते हैं कितना आएगा, -2 b1 की वैल्यू है और b2 की वैल्यू हमारे पास 4। जब हम इनको कट करते हैं -2 को तो ये 2 पे चला जाता है, तो ये आ गया हमारे पास -1/2। अब देखते हैं c1/c2। अब c1 इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दी गई है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका मतलब उसे 0 वैल्यू मानना है, और इसमें क्या है -20। अब इन दोनों पर अनुपातों को देखते हैं। a1/a2 की वैल्यू कितनी है 1/3 और b1/b2 की वैल्यू कितनी है -1/2। यदि ये पहले दोनों अनुपात बराबर नहीं है, यानी अनुपातों की जब हम तुलना करते हैं a1/a2 ≠ b1/b2, यानी इनका जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है, तो ग्राफीय जब हम निरूपण करेंगे तो जो हमें रेखाएं मिलेगी वो आपस में कैसी होंगी, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं प्राप्त होंगी। जब वो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो एक ही बिंदु पर दोनों मिलती हैं, तो जिस बिंदु पर वो मिलती हैं वही केवल इसका हल होता है। और बीजगणितीय निरूपण में उसको हम कैसे लेते हैं, केवल एक हल, क्योंकि दोनों रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर मिल रही हैं इसलिए उसको हम कहते हैं केवल एक हल, यानी यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। इन रेशों के अनुपात के आधार पर हमारे पास जो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं वो कैसे होंगे, वो समीकरण होंगे संगत होंगे। कैसे होंगे, वो संगत होंगे। अब हम लेते हैं सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 2x + 3y - 9 = 0। फिर हम लेते हैं 4x + 6y - 18 = 0। इसमें इन दोनों जो रैखिक समीकरण युग्म हमारे पास लीनियर पेयर इक्वेशन दी गई हैं इनमें a1/a2 देखते हैं, तो a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और a2 की वैल्यू कितनी है 4। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितने आता है 1/2। अब हम देखते हैं b1/b2, तो b1 की वैल्यू हमारे पास y का कोएफिशिएंट कितना है 3, सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है 6। इसको भी हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मालूम होता है 1/2 वैल्यू आ जाती है। इसी प्रकार कांस्टेंट टर्म का जो हम रेशियो लेते हैं -9/-18, इसको हम कट कर दें तो ये भी क्या आ गया 1/2। तो हम देखते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का जो रेशियो है वो क्या है, सेम है। 1/2 1/2 1/2 वैल्यू है वो सेम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस प्रकार कोएफिशिएंट के आधार के ऊपर हमने जो कोएफिशिएंट के रेशियो निकाले हैं, अगर ये तीनों रेशियो समान हैं तो ग्राफीय निरूपण में जो रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। यानी पहले इक्वेशन
की ये रेखा होगी, दूसरी रेखा भी इसके ऊपर आएगी, यानी एक के ऊपर दूसरी रेखा आएगी, दोनों रेखाएं एक ही होगी। तो इसमें कितने बिंदु जो हैं, पॉइंट्स हैं, वो कॉमन हैं, अपरिमित रूप से अनेक हैं, क्योंकि लाइन के ऊपर असंख्य बिंदु होते हैं, तो इनको काउंट करना मुश्किल है, तो इसलिए इनके बहुत सारे हल हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक अनेक हल हैं, यानी मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो इसके आधार पे हम ये जो समीकरण है वो कैसे हैं, ये जो समीकरण युग्म दिए गए हैं वो कैसे हैं, संगत हैं। वो कैसे हैं, संगत होंगे। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, x + 2y - 4 = 0। दूसरा लेते हैं 2x + 4y - 12 = 0। इसमें देखते हैं a1/a2 क्या है, 1/2, x का कोएफिशिएंट 1, इस सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2, तो 1/2 आ गया, v1/v2। हम लेते हैं y के कोएफिशिएंट, फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 2 और दूसरे सेकंड में क्या है 4। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे को 1/2 मिलता है। इसी प्रकार कांस्टेंट टर्म का जो हम रेशो लेते हैं -4 - 12, माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 = 1/3। तो अब तो हम देखते हैं इन रेशो को, जब देखते हैं तो क्या पाते हैं कि a1/a2 = b1/b2, लेकिन ये जो दोनों रेशो हैं वो c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार अगर हम इन ऑप्शन को देखने और अनुपातों के संबंध तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि समांतर रेखाएं ही प्राप्त होगी जब हम इन रेखा जो समीकरणों से हम ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो क्या ये जो समांतर रेखाएं हैं कहीं आपस में मिलती हैं? हम उदाहरण लेते हैं, रेल की जो पटरियां हैं आपने देखी होंगी, वो कैसी होती हैं, वो समांतर होती हैं। क्या कभी वो मिलती हैं? नहीं मिलती, वो किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती। इस प्रकार समांतर रेखाएं किसी बिंदु पर नहीं मिलती। अगर ये किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं तो हल कैसा होगा? तो हल होगा ही नहीं। जब दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती ही नहीं है तो इनका कोई हल नहीं है। और अगर इन अनुपातों के आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है? तो समीकरण युग्म क्या है? असंगत है। संगत वो होते हैं जिसका या तो कोई यूनिक सॉल्यूशन हो यानी अद्वितीय हल हो, या मैनी सॉल्यूशन हो यानी अपरिमित रूप से अनेक हल हो, यानी हल हो चाहे वो एक हो चाहे वो अनेक हो, तो उनको संगत समीकरण युग्म बोलते हैं। यदि कोई हल नहीं है तो हम उन समीकरण युग्म को क्या बोलते हैं? असंगत समीकरण युग्म बोलते हैं। ऐसा हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे तब हमें इन बातों की जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं इसका विलोम क्या होता है। अगर ये हमने दो जनरल लीनियर पेयर इक्वेशन ली, इनको निरूपण करने से निरूपित जब रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करती हैं। यदि वो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/2 है। अगर वो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो इनके जो अनुपातों की जो तुलना है वो a1/2 पहला मान बराबर नहीं है b1/2 के नहीं होगा। यदि वो रेखाएं समपाती हैं, हमने देखा ऊपर, यदि वो रेखाएं समपाती हैं तो तीनों रेशो क्या होंगे? समान होंगे, इक्वल होंगे। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होंगे। और यदि हमारे पास इनसे जो रेखाएं समांतर बनती हैं तो जो इनके अनुपातों की जो तुलना है उसमें हम क्या पाते हैं कि तीनों रेशो जो है उसके अंदर a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो समांतर रेखाएं होने पर हम इनके अनुपातों की तुलना करते हैं। इन सभी जो हमने ये विषय वस्तु समझी है, इन सभी का प्रयोग हम एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्नों को हल करने में करेंगे। आइए पहला प्रश्न लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्न नंबर 1 के दिए गए दोनों भागों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि से जो हमने ग्राफ पर जो रेखाएं बनाने की विधि है वो हमने एक्सरसाइज 3.1 में सीखी। अब हम ग्राफीय विधि से दिए गए रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात करेंगे।
तो पहला भाग है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। हमारे पास ये हमने मान लिया, क्योंकि पहले भाग में लड़के और लड़कियों के बीच में ही तुलना की गई है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, या प्रथम स्थिति के अनुसार या प्रश्नानुसार में क्या दिया गया है कि 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10 विद्यार्थी कौन है? लड़के और लड़कियां। तो लड़कियां कितनी हैं? x और लड़के कितनी है? y। इन दोनों का योग कितना है? 10। इस प्रकार हमें फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हुई। अब हम लेते हैं सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड कंडीशन में क्या दिया गया है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या क्या है? x और लड़कों की क्या है? y। और लड़कियां क्या है? लड़कों से 4 अधिक है। यदि लड़कों में 4 जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पक्ष समान हो जाएंगे। तो x बराबर y प्लस 4 हमें समीकरण मिलता है। y को इधर ले आते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन प्राप्त हुई दी गई दोनों स्थिति के अनुसार या अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अब हम समीकरण एक के लिए तालिका का निर्माण करते हैं, यानी टेबल बनाते हैं। उस टेबल में क्या होगा? उस टेबल में दिए गए रैखिक समीकरण के हल होंगे, जिसमें एक वेरिएबल का मान हम पुट करेंगे, दूसरे का हम उससे मालूम करेंगे एक वेरिएबल के मान भरने पर। तो हमारे पास पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। हमने y को इधर रखा, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अब हम एक टेबल लेते हैं और दी गई इक्वेशन में x का मान हम भरते हैं इसमें, और हमारे पास y का मान आ जाएगा। यदि मैं x का मान इसमें 0 भरूं तो y का मान क्या आएगा? 10 में से 0 गए 10। यदि मैं x का मान 7 भरता हूं तो 10 में से 7 यानी 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। और यदि मैं इसके एक्सिस की वैल्यू 5 पुट करता हूं तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो ये समीकरण एक के लिए हमने तालिका का निर्माण किया, यानी टेबल बनाई। ये इस समीकरण के हल हैं, एक समीकरण के हल है। अब हम समीकरण 2 के लिए तालिका का निर्माण करते हैं। के लिए तालिका, जैसा हमने समीकरण 1 में बनाया वैसा ही बनाते हैं। हम यहीं से ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो y को उधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? y प्लस 4। तो देखिए, अब हम इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट करेंगे और हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखते हैं। तो y इज इक्वल टू, हमने यदि हम y का मान यदि हम भरते हैं 3, y का मान क्या भरते हैं? 3, तो x बराबर क्या था? 3 प्लस 4 यानी 7 आ जाता है, यानी 7। और यदि हम y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं? y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 5। और यदि मैं y की वैल्यू -1 पुट करूं तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? -1 नहीं लेते, चलो हम इसमें, क्योंकि नेगेटिव में लड़के लड़कियां नहीं हो सकती, तो हम ऐसे करते हैं, y की वैल्यू 2 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 2। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 आ जाएगा। या हम अगर अधिक ज्यादा दूर के लिए लेना चाहें तो हम यहाँ पर 5 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 5। तो 5 लें तो x इज इक्वल टू जाएगा 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9। ये हम कुछ भी मान ले सकते हैं। अब इन दोनों तालिकाओं की सहायता से हम काटते तल के ऊपर रेखा का निर्माण करते हैं।
पहला हमारे पास जो समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है। इसमें x का मान क्या है, 0, y बराबर 10। तो x का मान 0 रहा और y बराबर 10। तो ये हमारे पास बिंदु प्राप्त हुआ। कोऑर्डिनेट्स हमने भर दिए इसके। दूसरे हमारे पास है x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 7 और y इज इक्वल टू 3। तो हम 7 के सामने y का 3, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। और थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5। जब हम इसमें दोनों के सामने देखते हैं तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। इनको स्केल की सहायता से यदि हम मिलाते हैं तो एक सीधी रेखा का निर्माण करेंगे। तो देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल एक सीधी रेखा हमें प्राप्त हो गई। और ये रेखा जो बनी है वो कौन से समीकरण की है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब हम जो दूसरा समीकरण है उसके लिए जो तालिका में मान दिए गए हैं उनको हम ग्राफ पेपर पे सत्यापित करते हैं। तो पहले x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3, ये पहली पॉइंट है जो पहले वाली रेखा पर भी था। और x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास मान प्राप्त हुआ। बिंदु की स्थिति का हमने निर्धारण किया जिसके कोऑर्डिनेट्स 5, 1 है हमारे पास। और हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 9 लेते हैं और y इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास लगभग ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 9, 5। अब इन तीनों बिंदुओं को जब हम स्केल की सहायता से मिलाएंगे ग्राफ के ऊपर तो ये बिल्कुल एक सीधी रेखा का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार हमने दिए गए रेखिक समीकरणों जो हमारे पास इस कंडीशन से बनाए थे हमने उनका ग्राफीय निरूपण किया। और ये कौन सी रेखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास थोड़ा सा इसके लिए ऐसे जाएगी। अभी देखिए ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, 7, 3। तो यानी ये जो पॉइंट है इसका, ये दिए गए रेखिक समीकरण का हल है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः क्या है हमारे पास, x किसका मान है, लड़कियों की संख्या। अतः लड़कियों की संख्या कितनी है, x है। तो x हमारे पास क्या है, क्या मान आया है, 3। तो ये हमारे पास लड़कियों की संख्या आ गई। अब हम कहते हैं लड़कों की संख्या। हमारे पास लड़कों की संख्या किसके बराबर है, हमने y माना। तो y का मान इसमें कितना है, 3। तो इस प्रकार हमने ग्राफीय विधि से प्रश्न ए के पहले भाग में जो दिया गया था उस कंडीशन के आधार पे हमने ग्राफीय निरूपण किया और इस विधि से इसका हल ज्ञात किया। क्योंकि दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, जो बिंदु जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वही दिए गए रेखिक समीकरणों का हल है। आइए अब हम देखते हैं पहले भाग का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, पढ़ो। इसमें दिया हुआ है, इसको मैं हटा देता हूं एक बार। देखिए उसमें दिया हुआ है हमारे पास कि 5 पेंसिल, क्या दिया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों, क्या दिया हुआ है हमारे पास, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य क्या है, 50 रुपए है। मूल्य दिया हुआ हमारे पास 50 दिया हुआ है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना दिया है, ₹50 है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमने ज्ञात करना है।
तो इसमें कलम और पेंसिल दी गई है, उन्हीं का मूल्यमान हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य हम कितना मान लें, ₹X मान लेते हैं। और क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कलम, और एक कलम का मूल्य हमारे पास है, मानना है कितना मान लेते हैं, ₹Y। हमने ₹X और Y पेंसिल और कलम का मूल्य हमने मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या है, 5 पेंसिल हैं, 7 कलम हैं, इनका कुल मूल्य कितना बना, ₹50। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, X, और पेंसिल हमने लेनी कितनी है, 5, तो इसको 5 से गुणा कर दो, प्लस एक कलम का मूल्य कितना है, Y, और हमने कितनी ली, 7, तो इसको 7 से गुणा कर दीजिए, और इनकी कुल कीमत यानी कुल मूल्य कितना मिलता है, 50। तो हम लिखेंगे 5x + 7y = 50। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन फाइंड होगी, लीनियर इक्वेशन है ये। अब हम सेकंड कंडीशन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड में क्या दिया गया, 7 पेंसिल और 5 कलमें हैं, इनका जो कुल मूल्य कितना दिया गया, 46। तो हमारे पास 7 पेंसिल और हमारे पास 5 कलम और इनका कुल मूल्य कितना बना, 40। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम ग्राफीय विधि को हल करने के लिए हमें समीकरण जो 1 और 2 प्राप्त हुए इनकी तालिकाओं का निर्माण करना है। तो समीकरण 1 के लिए तालिका बनाते हैं हम। तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, 5x + 7y = 50। इन दोनों में से x और y में जिसका गुणांक यानी कोएफिशिएंट छोटा है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बड़े वाले को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। 5x 50 - 7y, फिर x = कितना आ गया हमारे पास, 5 डिवाइड में हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाकर के, इस प्रकार हमारे पास है ये मिल गया। अब हम इसमें y का मान इस प्रकार भरेंगे कि वो 5 से पूरा कट जाए, और ताकि क्योंकि फ्रैक्शन में आने पर हम ग्राफ के ऊपर उस बिंदु का निर्धारण करने में हमें थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए अब हम तालिका बनाते हैं। इसकी तालिका इधर ही बना लेते हैं, देखिए यहां बना लेते हैं तालिका इसकी। हमारे पास दिए गए समीकरण को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला, 50 - 7y / 5। अब इसे y का मान ऐसा भरिए जिससे ये जो मान आए वो 5 से पूरा कैंसिल हो जाए। तो मैं y का वैल्यू 0 पुट करता हूं, तो 7 × 0 क्या बच गया, 50 - 0 50। 50 को यानी 50 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं, 50 को 5 से डिवाइड करता हूं तो हमें क्या मिलता है, 10। इस प्रकार हमें ये 10 मिल जाता है। अब मैं y की वैल्यू इसमें 5 पुट करता हूं, कितने वैल्यू पुट करता हूं, 5। तो 7 × 5 35। 50 - 35 कितना हो गया, 15। 15 को 5 से डिवाइड करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास 3 आएगी। और अब हम और मान भरें इसमें, यदि मैं, हाँ एक चीज और, यदि अब देखिए पहला मान जो हमने ज्ञात किया 0 भरने पर पूरा चला गया। अब इस 0 के अंदर जो मान हम भरते हैं, जो 0 है इसमें जो डिवाइड में दिया गया है उसमें मतलब 5 है हमारे पास डिवाइड में, भाग में जो हमारा हर दिया गया है, तो 0 में 5 जोड़ दो और 5 घटा दो तो पूरा विभाजित हो जाएगा। अब मैं 5 जोड़ने पर तो पूरा विभाजित हो गया, और अगर मैं इसको -5 लूंगा तो ये कहां चला जाएगा वो हम देखते हैं। तो -5 लेते हैं, तो -5 लेंगे तो 7 × -5 35, ये कितना हो गया, 85 हो गया। 85 को जब हम डिवाइड करेंगे
तो ये 17 आएगा। ये काफी बड़ा आ गया, ज्यादा आ गया, तो इसको हम और छोटा करते हैं। तो छोटा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो इस 5 में और 5 ऐड कर देते हैं। कितना हो गया 10। तो 10 यदि मैं y का वैल्यू पुट करता हूं तो 50 माइनस 7 इंटू 10 क्या है 70। तो 50 में से 70 माइनस करेंगे तो -20। तो -20 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो -4। ये वैल्यू ठीक है, वो हम ग्राफ पे आसानी से इसको दर्शा सकते हैं। अब हम लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 यानी सेकंड के लिए तालिका का निर्माण करते हैं हम। तो हमारे पास सेकंड जो है वो क्या दिया गया है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो जैसा मैंने पहले बताया, जिसका कोएफिशिएंट स्मॉल हो उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो और बाकी को दूसरी साइड में यानी राइट हैंड साइड में ले जाओ। और ये भी ध्यान रखना है कि दोनों में जो नेगेटिव है वो राइट हैंड साइड के अंदर लेके जाना है। अगर दोनों पॉजिटिव है फिर तो दोनों उसमें कोएफिशिएंट देख करके ले जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम y 46 माइनस 7x बाय 5, अब हम इसकी टेबल बनाते हैं। टेबल में 3 मान भरने हैं हमने। किसके मान भरेंगे इसमें, x के मान भरेंगे और y का मान आ जाएगा। पहले हमें एक ऐसा मान देखना है जिस पर x का मान भरने पर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। यदि मैं इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर देता हूं, क्या कर देता हूं 3, तो 7 इंटू 3 21। तो 46 माइनस 21 कितने होते हैं 25। तो हमारे पास वैल्यू 25 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5। अब देखिए हमने x की वैल्यू भरनी है, हमें क्या वैल्यू मालूम होगी 3। तो इस 3 में +3 कर दीजिए और -3 कर दीजिए। वो दोनों मान यदि इसमें हम भरेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा। जैसे मैंने 3 में 3 ऐड किया कितना आ गया 6। तो देखिए 7 इंटू 6 कितना हो गया हमारे पास 7 इंटू 6 42 हमें ये इसको देखिए, हमें y के जो डिवाइड में क्या था हमारे पास 5 था। 3 इसमें हमने 3 में 5 ऐड करना है। 3 में 5 ऐड करना है। जैसे मान लो 3 में 5 ऐड किया कितना हो गया 8। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास कितना आया 56। तो 46 माइनस 56 कितने हो गए -10। -10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ गया। अब हमने 3 के अंदर से 5 को माइनस करना है। तो 3 माइनस 5 यानी -2। तो -2 वैल्यू पुट करते हैं। तो -2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 14 और +14। तो हमारे पास ये कितना आ गया +46 + 14 हमारे पास हो गया 60। 60 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 12। तो इस प्रकार हमने जो दी गई कंडीशन थी उनसे हमने दोनों टेबल का निर्माण किया। अब इन मानों को हम ग्राफ के ऊपर निरूपित करते हैं। पहला मान है x = 10 और y = 0। x = 10 और y = 0, क्योंकि x अक्ष के ऊपर y जो ऑर्डिनेट पॉइंट है उसकी वैल्यू 0 होती है। फिर होता है x = 3 और y = 5। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो हमारे पास इसके सीध में देखते हैं, यह पॉइंट हमारे पास आ गया 3,5। ये कोऑर्डिनेट्स हमने ग्राफ पेपर के ऊपर इनको स्थापित किया। आगे हमारे पास -4 10, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 10, यानी इस पॉइंट को 10 के सामने लेके जाते हैं तो ये हमारे को पॉइंट मिल जाता है -4 10। इन तीनों पॉइंट्स को स्केल की सहायता से जब आप मिलाएंगे तो ये बिल्कुल सीधी रेखा का निर्माण करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने तीनों बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण ग्राफ पेपर के ऊपर कर दिया। अब लेते हैं हम समीकरण 2 के जो तालिका के जो हल दिए गए हैं उनको हम मानों को पुट करते हैं। पहला x = 3 y = 5। तो x = 3 ये रहा और x = 3 और y = 5, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। उसके बाद है x की वैल्यू 8, y की वैल्यू
-2, तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2 नीचे, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। हमने ये पॉइंट 8 -2 इसकी पोजीशन है। उसके बाद है -2 12, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 12, तो 12 के सामने हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगा। ये जो पॉइंट है -2 12 यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट्स की पोजीशन आ गई हमारे पास -2 12। इन तीनों पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ये हमारे पास ये एक सीधी रेखा के अंदर जाता है। ये थोड़ा इसको बिल्कुल सही करते हैं, ये हमारे पास चला गया, ठीक है, पहले वाली पोजीशन पे। और जब आप इसके ग्राफ के ऊपर इन पॉइंट्स के पोजीशन को आप लेंगे तो ये बिल्कुल सीधा बनेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों लाइनें जो हैं एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। वो पॉइंट कौन सा है हमारे पास 3 5, वही इनके दिए गए कंडीशंस का सॉल्यूशन है। अब हम सेकंड जो हमारी ये लाइन थी इसका जो समीकरण था वो इसमें लिख देते हैं 7x + 5y, इसको नीचे लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 7x + 5y = 46। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों भागों को ग्राफिक विधि से हल किया और हमने इनके हल जो देखे, दोनों ही स्थितियों में इंटरसेक्टिंग लाइन आई थी और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया था वही हमारे पास इनका हल था। तो यदि ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अनिल आयतान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।